नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीख स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सीख स्टडी में आपको करंट अफेयर व करंट इवेंट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक व क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। हम बात करेंगे इन क्वेश्चन की। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। हम बात करेंगे इन क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलेंगे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, और साथ ही साथ इसका आंसर भी दे रखा है आपको। आप देख सकते हैं, यूरोपीय संघ ईयू के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजोन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो इसका आंसर है 600 करोड़ रुपए का। आप देख सकते हैं, ईयू ने हाल ही में अमेजोन पर इतने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कि राशि है 6600 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं। हम इस पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जानेंगे, इनके डायरेक्ट आंसर देखेंगे। अगर आप इनके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो अगस्त मंथ की प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे डिटेल्स में, वहाँ जाके आप उनको पढ़ सकते हैं। हम यहाँ वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये था, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अमेजोन ने उनके रूल्स तोड़े थे, जिसके बाद ईयू ने यह जुर्माना लगाया है अमेजोन पर। आप इसकी धनराशि ध्यान रखिएगा, 6600 करोड़ रुपए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसे कि ईडब्ल्यूएस कहते हैं, को कितने परसेंट आरक्षण देने की घोषणा की है। चलिए, इसका जवाब लिखा हुआ है। ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में। आप जानते हैं कि हाल ही में एक बिल पारित किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें कि उसने नीट, आप जानते हैं, की परीक्षा होती है, उसी में ये फ्रेंड ओबीसी को 27% एवं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। और आप जानते होंगे कि नीट एक मेडिकल की पढ़ाई है, जैसे कि जेई का एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसके बाद आईआईटीज मिलती हैं, उसी प्रकार नीट की भी परीक्षा होती है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको पास करना होता है, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है, जैसे कि जेई में होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी पर केंद्र सरकार ने यह डिसीजन लिया था कि ओबीसी को 27% एवं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। आगे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर इस वर्ष जिस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, तो उसका नाम भारत है। जी हाँ, भारत में टाटा समूह के चेयरमैन चंद्रशेखर ने 28,900 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। आपको ध्यान रखिएगा, हाल ही में इनके द्वारा ये घोषणा की गई थी, क्या भारत में 28,900 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये लगभग हो गया $4 बिलियन के ऊपर का निवेश, जो कि टाटा समूह द्वारा किया जाएगा इंडिया में नई अपनी इंडस्ट्री। आप जानते हैं कि इनका बिजनेस है गाड़ियों का, और साथ ही साथ अन्य भी ये बिजनेस हैं। तो उसी के लिए फ्रेंड ये निवेश ये करेंगे भारत में, और जिसके द्वारा रोजगार सृजन होगा और इनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता सौंपी गई। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब लिखा हुआ है भारत। भारत इसका सही जवाब है। अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, उसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। और भारत ने इसकी अध्यक्षता मिलते ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और भारत ने तुरंत ही आतंकवाद से जुड़े मुद्दे उठाए हैं इसकी अध्यक्षता को मिलते ही, और ग्लोबली जो उसको मुद्दे उठाने थे उन सभी मुद्दों पर भारत ने महत्वपूर्ण रूप से उनको उठाने में आवाज़ बुलंद की है। इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, और साथ ही साथ इन्होंने हमारे देश भारत ने एकजुट किया है विश्व के सभी देशों को आतंकवाद के मुद्दे पर। आप देख सकते हैं वर्तमान में आतंकवाद कितनी तेज़ी से फैल रहा है, और देख सकते हैं आप
अफगानिस्तान की स्थिति तो आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान में इस समय क्या स्थिति है। वहाँ पर तालिबान ने पूरी तरीके कब्जा कर लिया है और साथ ही साथ ये कोई डेमोक्रेसी वाली सरकार नहीं है, बल्कि केवल हथियारों के दम पर वहाँ की सत्ता प्राप्त की गई। तो ऐसी सरकार मान्य नहीं की जाएगी, भारत ने ये भी कहा है। तो भारत इस सरकार को मान्यता नहीं देने को कह चुका और साथ ही साथ इस पर अन्य देशों ने भी हामी भर दिए कि वो इस तरह की किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देंगे और आतंकवाद का समूल रूप से नाश करेंगे। तो भारत लगातार इसमें प्रयास कर रहा है और जैसे ही भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई उसने ये सब डिसीजन उठाए हैं। आगे बात करेंगे। हाल ही में जिस मशहूर फिल्म समीक्षक का 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते निधन हो गया, उनका नाम है राशिद ईरानी। राशिद ईरानी हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते इनका निधन हो गया था। ध्यान रखेंगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर माँ की प्ले लिस्ट में जाके अगर आप देखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं, तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है यूएई ने। आप देख सकते हैं यूएई ने लॉन्च किया था ये, जिसमें 3 से 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए जाएंगे। इसमें 3 से 17 तक की आयु के बच्चों के टीके लगेंगे, जिसके बाद उनमें भी कोरोना के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी और वायरस उनको अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एडल्ट लोग हैं उन सबको क्या वैक्सीनेट किया जा रहा है, इसी तरीके बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। और इसके लिए जो यूएई की सरकार ने इसने चाइना की साइनोफार्म जो ड्रग कंपनी बना रही होगी, आप देख रहे होंगे साइनोफार्म वैक्सीन, उसी से कांटेक्ट किया है और उसी ने वहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे। महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाल लिया है, उनका नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं उनका नाम लिखा हुआ है दीपक दास उनका नाम है। तो ध्यान रखिएगा आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप पैनिक नहीं होंगे, आपको पूरे के पूरे ये डिटेल्स में मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व रेंजर दिवस किस दिन मनाया जाता है? देख सकते हैं आप इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब लिखा हुआ है 31 जुलाई। प्रत्येक 31 जुलाई को वर्ल्ड रेंजर डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है उसका नाम ई रूपी है। जी हाँ, आपको पता होगा कि ई रूपी लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। चलिए बात कर लेते हैं इस पर थोड़ी। तो आप जानते होंगे कि ये एक वाउचर के तरीके वर्क करेगा। जैसे आप समझ सकते हैं इसको इस तरीके से कि जैसे आपने किसी को अपना चेक काट के दे दिया तो वो जाके वहाँ से क्या कर लेता था, जितनी भी अमाउंट आपने भर दी होती है उसको विड्रॉल कर दिया जाता था उसके माध्यम से, बैंक के माध्यम से उसके जो भी लेके जाता था चेक उसको मिल जाती थी। तो इसी तरीके ये भी कुछ ई रूपी भी है और यह एक वाउचर है। इसमें भी ऐसे ही होगा कि आप किसी को भी इसको दे सकेंगे और उसको वो पैसा वहाँ मिल जाएगा, बैंक उसको ट्रांसफ़र कर देगी किसी भी तरीके से, कैश या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से बैंक इससे पारदर्शिता लाई जाएगी, इसका कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी को लॉन्च किया हो। इन्होंने कहा है इसका उपयोग कॉलेज की फीसों और अन्य जगहों पर उपयोग किया जाएगा जिससे कि करप्शन के मामले कम हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम है वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे। तो आप ध्यान रखिएगा इनका नाम, ये हैं भारतीय सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को किस वीज़ा को देने की घोषणा की है? तो आप इसका जवाब देख सकते हैं। इसका सही जवाब है गोल्डन वीज़ा। जी हाँ फ्रेंड, हाल ही में यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले जितने भी डॉक्टर थे उनको गोल्डन वीज़ा देने की घोषणा की थी, जिसके तहत वहाँ पर बहुत सारी छूट मिलेगी और वहाँ पर कई सारे आपको देंगे इस गोल्डन वीज़ा के तहत, जिससे कि वहाँ रहने वाले सभी डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जिस कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रम्मी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया। तो इसका सही जवाब है मद्रास उच्च न्यायालय। जी हाँ, मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। आप देखते होंगे फ्रेंड, रम्मी और पोकर इन गेमों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी तमिलनाडु सरकार द्वारा, क्योंकि आप देखते हैं कि ये जो गेम है इनमें पैसे लगा के खेला जाता है, जिससे कि यूजर जो होता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो पैसे कमाने के चक्कर में जितना पैसा कमाता नहीं उससे ज़्यादा गंवा देता है और उस पर कर्ज चढ़ जाता है, और जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल स्थिति बेकार होती जा रही है, और कई बार तो बहुत ही मामलों में इसकी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं बहुत सारे यूजर्स। तो ये इसकी वजह से देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने अपील की थी मद्रास सरकार से कि इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया है। आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने हेतु जितने बिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई, कितनी है? तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब लिखा हुआ 650 बिलियन डॉलर। जी हाँ, आप जानते हैं कोविड-19 जब से फैला है तब से जो हमारी प्रोडक्शन फैक्ट्रियाँ थी उन पर क्या लग गए हैं, लॉक लग गए हैं, जिसकी वजह से लगातार इकोनॉमी भी गिरती जा रही है। जिस भी देश की इकोनॉमी गिरने लगती है तो उसको नुकसान होता है, और यहाँ तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिर चुकी है कोविड-19 की वजह से, तो समस्त वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसीलिए IMF एक पैकेज लाया था इनके लिए कि इकोनॉमियों को उभारा जा सके। आप जानते हैं कि जब से कोविड-19 फैला है तब से जितने भी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनियां थी वो अपना पूरी तरह प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं 100%। वो बहुत ही कम मात्रा में प्रोडक्शन कर पा रही हैं, और जितने भी व्यक्ति वहाँ पे मैन फोर्स वर्क करता था वो भी पूरी तरीके वर्क नहीं कर पा रहा, कारण कोविड-19। आप जानते हैं ये फैलता कैसे है? तो ये इंसान से इंसान में फैलता है, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे के टच में नहीं आना चाहते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर क्या था, पहले जब कोविड-19 नहीं फैला था तो लोग एक दूसरे के साथ रह के सपोर्ट करके कंपनियों को वर्क करते थे, जिससे कंपनियां बूस्ट होती थी। लेकिन इसके बाद उन पर भी प्रतिबंध लग गए, उनको भी एक लिमिट में वर्क करना पड़ता है एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सभी कंपनियों को, और साथ ही साथ जितनी भी देश की इकोनॉमी है उनको भी। वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन अब वो रिकवरी कर रही हैं, पहले के तरीके नहीं नुकसान उठा रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी-शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है उसका नाम अमेरिका है। अमेरिका ने भारत को हार्पून मिसाइल, जो कि एंटी-शिप मिसाइल है जिसका उपयोग शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। आप जानते होंगे जो सी होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इन मिसाइलों का उपयोग किया जाता है, उसका ज्वाइंट कॉमन टेस्ट भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार हो गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ के गवर्नमेंट ने इसको मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इस पर विचार को पूरी तरीके पारित किया जाएगा। आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गेरी ने जिस अभिनेत्रों को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा। आप देख सकते हैं ये इटली की लग्जरी ब्रांड है बल्गेरी, उसका नाम है, और इसने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है प्रियंका चोपड़ा को, तो ध्यान रखिएगा। आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर जो बन गया है उसका नाम है भुवनेश्वर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी व्यक्ति थे सभी का क्या हो गया है, टीकाकरण हो गया। उन्हें कम से कम कोविड-19 वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है, जिसकी वजह से लगभग 100% वहाँ पर कोविड-19 के प्रति प्रतिरोधक क्षमता लोगों के अंदर विकसित हो गई होगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है जिसको वैक्सीन ना लगाई गई हो। और ये किया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, ऐसा काम किया गया है, आप देखेंगे। और इस तरह 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर भुवनेश्वर बन गया है। आप देख आगे बात करेंगे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में जिस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया उनका नाम है नेल्लियोड वासुदेवन
नंबूदिरी, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुकी थी और इनकी उम्र 81 वर्ष थी। ध्यान रखिएगा, इनका नाम नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदरी है। आगे बात करेंगे, ये हमारा अगला क्वेश्चन। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के जिस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन को अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो उनका नाम है कुमार मंगलम बिड़ला। ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही इस्तीफा दे दिया है वोडाफोन आइडिया के, जो कि गैर कार्यकारी निदेशक और चेयरमैन थे, इन्हें ही इस्तीफा दिया है। इनका नाम ध्यान रखेंगे, कुमार मंगलम बिड़ला। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत और जिस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। हाँ, हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच जो कि रेल मार्ग था हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी बंद था और इसको नियमित रूप से संचालित कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, और ये लगभग 50 वर्षों से बंद पड़ा था और इसे आप जानते हैं बांग्लादेश कब बना था, तो बांग्लादेश 1971 में बना था और उसी समय ये रेल मार्ग बंद हो गया था, जिसके बाद इसे अब चालू किया गया है 50 वर्ष के अंतराल पर, जो कि एक विशेष क्षण था दोनों देशों के लिए। आगे बात करते हैं, वह देश जिसने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होना चाहिए, भारत। तो उसका कंट्री का नाम है भारत। भारत ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर, आप जानते होंगे कि दक्षिण चीन जो सागर है वो एक विवाद का सागर है, विवाद की जगह है, क्योंकि वहाँ पर चीन अपना आधिपत्य चाहता है। आप जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर जो चीन की समुद्री सीमा है उससे बाहर है, लेकिन फिर भी वह इसको गलत ठहराता है इंटरनेशनल लॉ को और उसे अपना एरिया बताता है और उस पर विभिन्न तरह के जो आई वहाँ पर हैं हवाई जहाज के लिए साथ ही साथ अन्य मार्ग भी वहाँ बनाया है ताकि उनका अधिक से अधिक क्या किया जा सके, दोहन किया जा सके, जिसकी वजह से वहाँ पर दूसरे कंट्री लगातार इसको उठाते रहते हैं कि ये आपका एरिया नहीं है, आप इस क्षेत्र का दोहन नहीं कर सकते हैं अकेले। इस क्षेत्र पर सबका अधिकार है, उन कंट्रियों का भी जो इस एरिया के आसपास की कंट्री हैं। वहाँ पर कई सारी कंट्री हैं जैसे कि जापान, फिलीपींस, वियतनाम, ये सभी कंट्री भी उस एरिया की कंट्री हैं। तो इनका भी कहना है कि हमारा अधिकार है इस दक्षिण चीन सागर पर, जबकि चाइना उनको लगातार क्या करता रहता है, कहता रहता है कि यह आपका एरिया नहीं, यह मेरा एरिया है। तो इसी की वजह से ये लगातार विवाद का कारण बना है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से चाइना इसको अपने कब्जे में लेना चाहता है और उनका लाभ उठाना चाहता है। आगे बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता है। तो आपको ध्यान होगा उसका पदक का नाम कांस्य पदक है। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद कोई भी मेडल जीता। इससे पहले भारतीय टीम ने 1980 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और साथ ही साथ भारत ने 1972 के ओलंपिक के बाद सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया था। इस तरीके भारत ने अपने प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ दिए और 41 साल बाद कोई मेडल जीता है हॉकी ने ओलंपिक में, क्योंकि लगातार भारतीय टीम इसके बाद 1980 के बाद से लगातार इसका परफॉर्मेंस गिरता चला गया और ये सेमीफाइनल में भी जगह नहीं बना पा रही थी, लेकिन भारतीय टीम ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य में तक अपने नाम किया, कांस्य पदक। ध्यान रखेंगे, आगे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन 15,739 बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो हैं जो रूट। हाँ, जो रूट ने हाल ही के दिनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए और वैसे भी ये इंग्लैंड के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं वर्तमान समय के। अगर बात की जाए इस समय वर्तमान के 4 बल्लेबाजों की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें भारत से विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया की स्टीवन स्मिथ और इंग्लैंड के जो रूट और साथ ही साथ केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। इन चारों की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है और इनका लगातार जो भी ज़्यादा रन बनाता है, स्कोर करता है, उस पर नज़र भी रखी जाती है।
हाल के दिनों में जो रूट शानदार फॉर्म में है और उन्हें लगातार कई सारी सेंचुरी जड़ी हैं भारत के खिलाफ। जब भारत खेलने आए थे तब भी इन्होंने कई सेंचुरी जड़ी थी, और अब भारत खेलने गई है इंग्लैंड तो वहाँ पे भी लगातार ये सेंचुरी जड़ चुके हैं। तो उन्होंने ही अपने नाम ये रिकॉर्ड किया। इस तरीके वो इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने 15,739 रन बनाए। आप जानते होंगे कि कुक थे, एलिस्टर कुक, उन्होंने भी काफ़ी रन बनाए थे, लेकिन वनडे में वो पूरी तरह के फ्लॉप रहे थे। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, इन्होंने वनडे में भी रन बनाए और टेस्ट में भी रन बनाए हैं, जिसकी वजह से ये पहले बल्लेबाज बन गए। आगे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के जिस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ओलंपिक में कांस्य पदक जीता उनका नाम, तो आप जानते हैं कि उनका नाम होगा लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में प्रवेश कर लिया था, लेकिन वहां पर हार गए, जिसके बाद इन्हें ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलना पड़ा, जहां पर उन्होंने जीत कर दर्ज की, और इस तरीके इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आगे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, जिस देश के पर्वतारोही सहरोज कासिफ दुनिया की सबसे दूसरी जो चोटी है केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए, तो वो कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान के सहरोज कासिफ हैं, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। आप जानते होंगे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो उस चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद दूसरी तो वह है केटू। आप देख सकते हैं उसका नाम केटू है, ध्यान रखिएगा। और ये पाकिस्तान के सहरोज कासिफ। अगला क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, तो वो है 5 वर्ष। अब इसे 2026 तक जारी रखा जाएगा। ये समग्र शिक्षा स्कीम थी, जिसे कि अगले 5 वर्षों के लिए मंजूरी मिल गई है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल की जो समिति है उसके द्वारा। आप ध्यान रखेंगे, आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे डिटेल्स में। आप जा सकते हैं वीडियो में जो अगस्त मंथ की है उसमें प्लेलिस्ट। हाल ही में जिस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया, तो उनका नाम है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता था। आप जानते होंगे कि भारत ने इस बार टोक्यो ओलंपिक में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, 7 मेडल जीते थे, जिनमें से 1 गोल्ड और 2 सिल्वर आप देख सकते हैं, और 4 ब्रांज जीते गए थे भारत द्वारा। और इस तरीके भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था ओलंपिक का, क्योंकि भारत ने आज से पहले कभी भी अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच देश को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दे दी, तो उसका नाम ताइवान। ध्यान रखेंगे, आप जानते हैं कि चीन के साथ हमेशा ताइवान का टकराव चलता रहता है, क्योंकि जो चाइना है वो ताइवान को अपना एक कंट्री मानता है, अपने अधीन। कंट्री नहीं मानता, एक तरीके से अपना वो मानता है, स्टेट मानता है, प्रोविंस प्रोविंस मानता है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच लगातार विवाद होता रहता है। चाइना कहता है कि वो मेरा क्षेत्र है, लेकिन जबकि ताइवान कहता है कि हम एक स्वतंत्र कंट्री हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं। तो इसी को लेकर दोनों में विवाद होता रहता है, और जिसकी वजह से लगातार इन पर विवाद चलता रहता है, और इसकी वजह से अमेरिका को इन दोनों के बीच आना पड़ता है। ताइवान अमेरिका की ओर झुकाव रखता है ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका उसके हितों का ख्याल रखता है, जिसकी वजह से वो ताइवान अमेरिका की ओर जाता है, और जिससे चाइना को अच्छा नहीं लगता है, और वह लगातार कभी कभी अपने वहाँ पर जो फाइटर जेट्स हैं उड़ाकर उनकी सीमा में पहुँचाता है, और कभी कभी तरह तरह के मिलिट्री एक्शन की धमकी देता है, जिसकी वजह से ताइवान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। आप देख सकते हैं, और जिसकी वजह से अमेरिका का सपोर्ट है ताइवान को। अमेरिका ने ताइवान को सपोर्ट दे रखा है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, चाइना आपको आक्रमण नहीं कर सकता। तो उसी के बाद अमेरिका ने कई सारे हथियार भी भेजे हैं इसी बीच ताइवान को। आगे बात करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 साल में पहली बार एथलीट ने जो पदक दिलाया, तो स्वर्ण पदक। आप देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा का नाम आपने सुना होगा, सब आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप चैनल में जाके देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट है उसमें।
तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में, जैसे कि भाला फेंक कहते हैं, उसमें स्वर्ण पदक जीता था और ये 121 साल के बाद जीता गया, जो कि स्वर्ण पदक है। देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर यह रखने की घोषणा की है। क्या रखने की घोषणा की? तो आप देख सकते हैं, इसका जवाब है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जी हाँ, आप जानते होंगे 29 अगस्त आज डेट भी है और 29 अगस्त को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं, जो कि खेल से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसे ही कहा जाता था पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब इसका नाम बदलकर रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इसे हाल ही में मोदी सरकार द्वारा बदल दिया गया, जिसके बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन इसे बदला गया है मोदी सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा। और पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, और ये भारत में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है, इससे बड़ा पुरस्कार कोई नहीं है। आगे देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के जिस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक ली है तो वो कौन है? और ये दुनिया के पहले गेंदबाज बन चुके हैं जो कि हैट्रिक ली है अपने डेब्यू में। तो इनका नाम है नाथन एलिस ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, दाएं हाथ के। इन्होंने ही हाल में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू करते हुए पहले ही T20 में क्या किया, हैट्रिक ले लिए थे। इन्होंने लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट ले लिए, जिसके बाद इनका नाम इतिहास में लिख गया और ये हैं नाथन एलिस, क्योंकि ऐसा कारनामा आज तक किसी ने भी नहीं किया था और इन्होंने ऐसा कर दिया। अगला क्वेश्चन है, गो फर्स्ट एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक की हवाई सफर देने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब है 5 साल। 5 साल तक हवाई सफर फ्री करने की घोषणा की है गो फर्स्ट द्वारा। गो फर्स्ट एयरलाइंस है, इसके बारे में भी एक डिटेल्स में पढ़ा हुआ लेक्चर, आप जाके देख सकते हैं। तो ये गो फर्स्ट है और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और पहले इसका नाम गो फ्लाइट था, लेकिन फिर गो फर्स्ट हो गया, आप देख सकेंगे। और इसी ने घोषणा की है कि यह लगातार 5 वर्ष तक हवाई सफर देगी इन खिलाड़ियों को जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कोई भी मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब उत्तराखंड ने हाल ही में जो हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आप जानते होंगे ये वर्तमान में जो हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक खेलने गई थी उसका भी हिस्सा थी और इसमें महिला टीम ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, सेमीफाइनल तक पहुंची थी, लेकिन सेमीफाइनल में हार गई थी। उसके बाद ब्रांज मेडल खेली, लेकिन ब्रांज मेडल भी हार गई थी। इस तरह कोई मेडल नहीं मिला था, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा किया गया था, जिसके बाद इन्हें वंदना कटारिया को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। आगे बात करेंगे, तो यह है अगला क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप देख सकते हैं, तो इसका सही जवाब है 9 अगस्त। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में आपको मिल जाएगा वीडियो, आप 9 अगस्त का करंट अफेयर्स में जाके देख सकते हैं, डिटेल्स में मिलेगा। आगे, हाल ही में जिस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो थाईलैंड, उस देश का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड ने ये सनस्क्रीन से लगातार पहुंचने वाले नुकसान को रोकने के लिए ऐसा प्रतिबंध लगा दिया है जिससे कि कोरल को नुकसान ना पहुंचे। आप जानते हैं कि कोरल जो होते हैं, जैसे कि मूंगे की चट्टान कहते हैं, वो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और ये होते हैं शैवाल, जो कि ये सन स्क्रीन के संपर्क आने पर मर जाते थे, जो कि जिससे कि वो मूंगे की जो चट्टान होती है वो नष्ट हो जाती है। और आप जानते हैं कि ये मूंगे की चट्टान बहुत सारे पर्यटकों को क्या करती है, आकर्षित करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रियों को इससे रेवेन्यू कमाने का भी मौका मिलता है और बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं ये देखने के लिए जाते हैं। लेकिन सनस्क्रीन क्या करती है, इसको नुकसान पहुंचा देती है, जिसकी वजह से ये डेड हो जाते हैं और वो लगातार जो चट्टान होती है वो खराब होती जाती है। ऐसे ये रंग बिरंगी दिखाई देती है और जब इस पर ये शैवाल जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं तो फ्रेंड ये एकदम चट्टान जैसी दिखाई देने लगती है, जैसे नॉर्मल चट्टान। तो उसके बाद वो देखने में बेकार हो जाता है और इससे नुकसान होता है पर्यावरण को और साथ ही साथ कंट्री को भी। इसकी वजह से ऐसा
प्रतिबंध लगाया गया थाईलैंड की सरकार द्वारा। और इससे पहले पलाऊ एक देश का नाम है, उसने भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला, तो चाइना में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला। आप जानते हैं कि एंथ्रेक्स निमोनिया में क्या होता है, फेफड़े जाम होने लगते हैं, जिसके बाद उससे नॉर्मल कोई भी निमोनिया होता है वो डैमेज करने की कोशिश करता है फेफड़े को, लेकिन इसका भी एंथ्रेक्स निमोनिया जो है वो भी फेफड़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। जिसके बाद ऐसा डिसीजन लिया गया है कि इस पर भी नज़र रखी जाएगी। जैसे कोविड-19 क्या कर रहा है, ये भी एक प्रकार का निमोनिया पैदा कर देता है फेफड़ों में, जिसके बाद फेफड़े ब्लॉक हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और धीरे धीरे यदि इस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। आगे बात करेंगे। वह राज्य सरकार जिसने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन। इससे क्या, उन्होंने योगी सरकार जो वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में और यहाँ की सीएम है आदित्यनाथ योगी, उन्होंने डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि कांड शब्द अच्छा नहीं लगता है शहीदों के लिए, जिसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम एक्शन कर दिया। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि कांड जो शब्द है वो शहीदों के लिए अपमान सूचक शब्द प्रतीत होता है, जिसके बाद इसे एक्शन कर दिया गया। आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व शरीर दिवस किस दिन मनाया जाता है, वो क्या है, तो उस दिन का नाम है 10 अगस्त। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड लायन डे इसलिए मनाया जाता है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके शेरों के लिए, लोग इनको मारे नहीं और इनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको बचाया जा सके, ताकि ये प्रकृति में लगातार मौजूद रहें, नष्ट ना हो जाए। जैसे कि बहुत सारी जो स्पीसीज थी नष्ट हो गई हैं, और अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये भी आगे चलकर कुछ वर्षों में नष्ट हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि एक स्पीसीज अगर लुप्त होती तो उसका नुकसान पूरे पर्यावरण को उठाना पड़ता है, ना कि उस स्पीसीज को, कि मान लीजिए कि वो लुप्त हो गई तो उसका कोई नुकसान नहीं, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो, और उसका नुकसान हम इंसानों पर भी पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम उनके नेचुरल हैबिटेट को बनाए रखें और उसके लिए लगातार प्रयास करें, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें कि जंगल ना काटे जाएं, जिसकी वजह से इनका नेचुरल हैबिटेट बना रहे और ये जो भी जीव जंतु हैं जीवित रहें। और इनका जीवित रहना ही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदा है जब तक, तब तक मानव भी अस्तित्व में है, नहीं तो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है, तो उसका नाम है शॉन टेट। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच शॉन टेट को नियुक्त किया गया। शॉन टेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फास्ट गेंदबाज हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कई सारे मैच खेले हैं और कई सारे मैचों में जीत भी दर्ज करवाई है, लेकिन ये उतने ज़्यादा सक्सेस बॉलर नहीं बन पाए और इनका कैरियर जल्दी ही ख़त्म हो गया था, जिसके बाद इन्हें क्या नई जिम्मेदारी मिली है अफगानिस्तान क्रिकेट का बॉलिंग कोच बनने की। आगे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, वह ऐप जो विश्व भर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया, तो उसका नाम है टिकटॉक। हाल ही में टिकटॉक सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला विश्व का ऐप बन गया है। और आप जानते हैं कि जो टिकटॉक है इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऐप बना है वर्ल्ड में, और इसके डाउनलोड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पहुंच चुके हैं, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है डाउनलोड्स के मामले में, अन्य सभी ऐप को पीछे छोड़ दिया है। तो ध्यान रखेंगे, उसका नाम है टिकटॉक। अगला क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल जिस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा वह क्या है, तो 7 अगस्त। आप देखेंगे 7 अगस्त वह क्या है, जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा इस दिन, क्योंकि भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में, तो इसी के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाएगा 7 अगस्त को। ध्यान रखेंगे, और इसका डिसीजन लिया गया है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन। आप देख सकते हैं जेम्स एंडरसन ने अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो कि 619 के विकेट का था। हाल ही में सीरीज जारी है, आप देख रहे होंगे, इंग्लैंड और भारत के बीच, जिसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए
अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा विकेट लेने का टेस्ट में, तो मुथैया मुरलीधरन ने लिए हैं, इन्होंने 800 विकेट लिए। उसके बाद सेनवार ने 708 विकेट लिए हैं, और उसके बाद था नंबर भारत के अनिल कुंबले का 619 विकेट का। लेकिन जेम्स एडमंडसन ने अब ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब उनके नाम हो गए 621 विकेट सीरीज के इस मैच तक, और वो पूरी सीरीज कंटिन्यू करेंगे तो इनके और ज़्यादा विकेट हो जाएंगे। तो इस तरह इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है अनिल कुंबले का, ध्यान रखेंगे। अगला, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? तो इसका सही जवाब आप देख सकते हैं 122वें। हाल ही में जो इंडेक्स जारी किया गया था उस पर भारत को 122वां स्थान मिला था। आगे, जिस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो उनका नाम है लियोनेल मेसी। हाल ही में लियोनेल मेसी ने अपने पूर्व जो इनका क्लब था बार्सिलोना, उसको छोड़ दिया और उसकी जगह इन्होंने ज्वाइन कर लिया है PSG पेरिस सेंट जर्मन क्लब। ये एक फ्रेंच क्लब है, और ये फुटबॉल में आप जानते हैं इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है क्लब का, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा नामी खिलाड़ी हैं, जिसकी वजह से ये क्लब भी बहुत अच्छा है। और इसी को ज्वाइन किया गया है लियोनेल मेसी द्वारा 2 साल के लिए, इन्होंने साइन कर लिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के जिस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है, तो फ्रेंड इनका नाम है राजीव गांधी। राजीव गांधी के नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने यह पुरस्कार घोषित करने का डिसीजन लिया है। ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा, और इसका नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा, और इसे राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दिया जाएगा, जो कि 29 अगस्त को होती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत और जिस देश ने अल मोहद अल हिंदी 2021 नाम का पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया, उस कंट्री का नाम सऊदी अरब है। हाँ, सऊदी अरब और भारत के बीच अल मोहद अल हिंदी 2021 का जो पहला नौसैनिक अभ्यास है आयोजित किया गया है। ध्यान रखेंगे इस कंट्री का नाम और इसका नाम, कि इस अभ्यास का नाम अल मोहद अल हिंदी 2021। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश कंपनी ने हाउस प्रेस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन था इसके मुताबिक? तो इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है, इस रिपोर्ट में बताया गया है, और ये रिपोर्ट तैयार की गई है ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे जो देशों के हैं शहर, उनके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो चाइना का सिटी है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, उसके बाद भारत की गाजियाबाद सिटी भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश टॉप किया है इस प्रदूषण की लिस्ट में, सबसे ज़्यादा प्रदूषित बांग्लादेश है वर्ल्ड की कंट्री। अगला क्वेश्चन, भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एवं इंडस्ट्री लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनका सही जवाब है नारायण कार्तिकेयन। ध्यान रखेंगे, ये देख सकते हैं नारायण कार्तिकेयन कौन? तो ये भारत के पहले F1 ड्राइवर हैं। इन्होंने 2008 से ये F1 में कैरियर में थे। F1 रेस होती है, उसमें रेस लगाते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं गेन कर सके, और इन्होंने कैरियर को जल्दी ही अलविदा कह दिया। और इन्हें ही हाल में भारतीय टायर उद्योग की जो कंपनी है जेके टायर, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे, ये है नारायण कार्तिकेयन। इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में सब क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया, तो आप देख सकते हैं उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अगस्त में 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया, और अभी हाल ही में इसने फतेह-1 का भी परीक्षण किया हुआ है। फतेह-1 भी एक मिसाइल है, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है फतेह-1, जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके द्वारा, और उसमें उसने सही पाया है कि ये पूरी तरीके फिट है, और ये पूरी तरीके सक्सेसफुल रहा परीक्षण। और इसी तरीके गजनवी का भी परीक्षण किया था, तो ये भी पूरी तरीके सफल रहा था।
आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड का वह बॉलर जो टेस्ट क्रिकेट में 35,000 गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज एवं ओवरऑल चौथे बॉलर बन गए। तो आप देख सकते हैं कि उनका नाम है जेम्स एंडरसन। इन्होंने ही अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ा और इन्होंने ही एक नया कीर्तिमान 35,000 गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले फास्ट गेंदबाज बन गए। आज तक इससे पहले 35,000 गेंद किसी गेंदबाज ने नहीं फेंकी, फास्ट बॉलर जो कि, और स्पिनरों ने फेंकी है। पहले स्थान पे स्पिनर थे मुथैया मुरलीधरन, दूसरे पर सेनवान और तीसरे पर अनिल कुंबले। तो इसके बाद इनका नाम आ गया 35,000 गेंद फेंकने का। आगे देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये थे वन लाइनर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट्स जरूर करें। आप अपने डाउट्स और साथ ही साथ अन्य क्वेरीज भी पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।